हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। इसके पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं, मेरे चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिसमें मध्य प्रदेश की विधायिका, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यपाल वाला लेक्चर डल चुका है, मुख्यमंत्री वाला लेक्चर डल चुका है। अब हम न्यायपालिका, कार्यपालिका भी डल चुका है। अब हम न्यायपालिका इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को बिल्कुल ना भूले, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे लेक्चर मिलने वाले हैं। और मेरे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या पढ़ाया हूं। अगर आपके काम का होगा तो आप पढ़ सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं न्यायपालिका क्या होती है दोस्तों। न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। न्याय, कार्यपालिका पढ़ लिए थे अपन, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। तो न्यायपालिका किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। जो न्यायपालिका का काम होता है राज्य में या भारत में या राज्य में, है ना, केंद्र में या राज्य में, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित भी करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले, है ना। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। तो न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहती है दोस्तों, है ना। न्यायपालिका संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता संपन्न, हमने प्रस्तावना पढ़े संविधान की। संविधान की प्रस्तावना में शब्द है एक संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है। संप्रभुता संपन्न की तरफ से राज्य का सही अर्थ, राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है और कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंड निर्धारित भी करती है। कानून के अनुसार ना चलने वालों को के लिए दंड निर्धारित भी करती है, या ऐसा बोल सकते हैं कानून के हिसाब से ना चलने वालों को दंडित करती है ना। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और अपराध कम करने के लिए काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो समझ में आ गया। न्यायपालिका की डेफिनेशन मैंने बता दिया। न्यायपालिका कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है, राज्य में नजर रखती है। राज्य अगर कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो सही फैसले सुनाकर, सही डिसीजन लेकर उसको सही सुलझाती है और उसका न्याय प्रदान करती है। जो पूरा राज्य है वो पूरा संविधान के हिसाब से ही काम करेगा, उसके ऊपर नजर न्यायपालिका ही रखती है। क्योंकि संविधान दोस्तों, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही तो है, सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का रक्षक जो है, संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का रक्षक है। तो संविधान के हिसाब से ना चलने वालों को दंड करेगा। पूरा देश संविधान और पूरा राज्य संविधान के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, संविधान में जो लिख रखा है उस हिसाब से ही नियम कानून अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, है ना। तो उस हिसाब से काम करते हैं और उसको दंडित करती है और सही फैसले सुनाने का काम भी न्यायपालिका का होता है। तो न्यायपालिका की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 है दोस्तों। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 214 है। संविधान का अनुच्छेद 214 यह बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। भारत में जितने भी राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 214 में यहां लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा, है ना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है दोस्तों। 65 वर्ष उसका रिटायरमेंट रखा गया है, 65 वर्ष का होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जा सकता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया बनाई गई है। इनकी क्या क्या योग्यता रखी गई है दोस्तों, यही बता देता हूं मैं बोल के। अनुच्छेद 214 में जो लिख रखा है ना, इनकी योग्यता क्या क्या रखी है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का विधिवक्ता या अधिवक्ता किया हो या कार्य किया हो, और राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो, ज्ञाता यानी कि नॉलेज हो, विधि का मस्त नॉलेज होगा उसको, राष्ट्रपति की नजर में विधि का नॉलेज हो, तो ये है।
समझ में आ गया अनुच्छेद 214 में क्या लिख रखा है, मैंने जानकारी के लिए बता दिया। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 214 में लिख रखी है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का भी एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कहां पे, अनुच्छेद 214 में है ना, अनुच्छेद 214 में है ना। संविधान के अनुच्छेद 215 में यह बताया गया प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अनुच्छेद 214 में लिख रखा है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 215 में बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ है यानी ब्रांचेस है दोस्तों, एक तो इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, एक तो इंदौर में है और ग्वालियर में। तो जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उस टाइम पे ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसकी खंडपीठ की स्थापना 1968 में इंदौर और ग्वालियर में की गई थी। खंडपीठ का मतलब ब्रांच होता है दोस्तों, एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, खंडपीठ का मतलब ब्रांच। अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पीठ कहां स्थित है, पीठ यानी वो खुद होता है, पीठ यानी वो खुद, और खंडपीठ यानी ब्रांच, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थित है, तो जबलपुर में चाहे पीठ। खंडपीठ पूछेगा तो इंदौर और ग्वालियर में। एक प्रस्तावित खंडपीठ भोपाल में बनेगी ऐसा बोलते हैं, है ना। तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है दोस्तों, जबलपुर में। इतना अपने को समझ में आया क्या, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2, क्या बोला मैंने, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से दिनांक 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई थी। स्थायी पीठों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि इंदौर और ग्वालियर में जो खंडपीठ बनी है वो स्थायी पीठ, खंडपीठ यानी स्थायी परमानेंट स्थायी पीठ की स्थापना कब की गई, तो 28 नवंबर 1968 को स्थायी पीठ की स्थापना राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से 28 नवंबर 1968, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है 28 नवंबर 1968 को स्थायी खंडपीठ की स्थापना की गई थी इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर की स्थापना कब की गई थी, हाईकोर्ट जबलपुर में जो है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956। ये दोनों समझ में आ गया क्या, काम खत्म। इतना दोनों याद रखने की बनती है। हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। खंडपीठ कहाँ है, इंदौर और ग्वालियर। प्रस्तावित खंडपीठ कहाँ बनेगी, कहते हैं भोपाल में बनेगी, काम खत्म। ये दोनों तारीख याद रखो, 1 नवंबर 1956 और ये वाली तारीख याद रखो कौन सी, 28 नवंबर 1968, खंडपीठ वाली, खत्म। आगे बात करें, अब बात करते हैं अपन दूसरी तरफ चलते हैं, जिला न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों अपन। अब काय की बात करते हैं अपन, जिला न्यायालय की। तो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 233, ये देखो यहां लिखा हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, ऐसे नहीं की जाएगी। जिला न्यायालय के बारे में कहां लिख रखा है, तो अनुच्छेद 233 में लिख रखा है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 233, और अनुच्छेद 233 में ही यही बताया गया है कि अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह बताया गया यहां पे अनुच्छेद 233। यहां से इतना ही याद रखना है बस। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय, अब बात करते हैं अपन ग्राम न्यायालय। तो क्या हुआ था दोस्तों, ग्राम न्यायालय क्या है, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं। देश में आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिकों को देश के न्यायिक तांत्रिक से जोड़ने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना का रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, है ना, रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, है ना। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करने के लिए की गई थी, जिसे सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के मामले में अधिकतम 2 वर्ष तक सजा सुनाई जा सकती थी। ये ग्राम न्यायालय अधिकतम 2 वर्ष तक सजा सुनाई जा सकती थी। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना के लिए यह लाया गया था ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में आया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? 2008 में आया था। अब बात करते हैं एग्जाम हेल्पफुल, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां पर है? भोपाल में है दोस्तों। राष्ट्रीय न्याय या न्यायिक अकादमी कहां पर है? भोपाल में है। नेशनल वाली है, ये नेशनल लेवल की है। तो समझ में आ गया दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहां? भोपाल में। नेशनल लेवल वाली कहां पर है? भोपाल में है। न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई थी। भोपाल में न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए, जो न्यायालय वाले होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थापित की गई थी 17 अगस्त 1993 को। 17 अगस्त 1993 को की गई थी। समझ में आ गया। उसके बाद एक राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में है, अपनी स्टेट वाली, जिसे स्टेट जुडिशियल एकेडमी भी कहते हैं। ये काय के लिए बनाई गई थी? तो ये भी उसी के लिए बनाई गई थी, ये भी उसी के लिए तैनात की गई थी। जो अपना हाई कोर्ट है ना जबलपुर का, उसके पास है ये एकेडमी। तो हाई कोर्ट में काम कर रहे कर्मचारी, यानी कर्मचारी और हाई कोर्ट में काम कर रहे जजों और जो भी यानी बोल सकते हैं अपन उसको, हाई कोर्ट में क्या होता था, हाई कोर्ट में सीधे नौकरी लग जाते थे। अब उनको नॉलेज रहता था, उसको ट्रेनिंग देने के लिए ये अकादमियां शुरू की गई थी। न्याय से रिलेटेड उनको है ना देख रेख, न्यायाधीशों की देख रेख और मार्गदर्शन के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है इस अकादमी में, है ना। न्यायाधीशों को, न्यायाधीश और सब लोगों को वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, तैनात किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। औपचारिक संस्था है एक प्रकार की, है ना। न्यायिक सदस्यों को शिक्षित, प्रशिक्षित और तैयार करने के लिए औपचारिक संस्थागत व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता थी। इसीलिए ऐसी एकेडमियों की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की और नेशनल लेवल पे की गई थी, जो भोपाल में है, और स्टेट वाली कहां पर है? जबलपुर में। तो याद रखना है, राष्ट्रीय पूछेगा तो भोपाल, और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी पूछेगा जबलपुर। गलत मत करना, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। आगे समझ। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश की न्यायपालिका की, और जो फैक्ट लिखे हैं उसके देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है 2/11/1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र यानी सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था। तो दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है 2/11 यानी 2 नवंबर 1861 को, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 2 नवंबर 1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र यानी सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था, क्योंकि न्यायिक आयुक्त क्षेत्र न्यायिक आयुक्त द्वारा प्रशासित था, है ना। तो ये एक याली तारीख इंपॉर्टेंट है अपने को पेपर के हिसाब से, ये पूछी जा सकती है कि सेंट्रल प्रोविंस कब सृजित हुआ था? तो 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस सृजित हुआ था। उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त का न्यायालय का क्षेत्र शीर्ष न्यायालय था। तो उस समय क्या था? उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त का न्यायालय इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था, उस क्षेत्र का सेंट्रल प्रोविंस का शीर्ष न्यायालय था। फिर अगला क्या होता है? 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत यानी गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तन कर दिया गया था। 1921 में उसे गवर्नर प्रांत यानी गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तन कर दिया गया था। तब यह न्यायिक प्रशासन हेतु पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार हो गया था। अगला फैक्ट है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा, कब? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 को, 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बारार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सेंट्रल प्रोविंस एवं बारार प्रांत हेतु, सेंट्रल प्रोविंस और बारार प्रांत के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अपने को तारीख पता होना, 2 जनवरी 1936, 2 जनवरी 1936 को दोस्तों, 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत की गई थी, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा, है ना। इतना याद रखना है। फिर क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद
भारतीय संविधान के लागू किए जाने के बाद इसे अनुच्छेद 225 व 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। तो जब अपना देश आजाद हो गया था उसके बाद भी नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा अनुच्छेद 225 और 372 के द्वारा। 26 जनवरी 1950 के बाद नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। उसके बाद क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। तो जबलपुर में उच्च न्यायालय कब बना दोस्तों, अपने को पता होना, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। कब बनाया गया, जब अपना मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 49 के 1 के तहत जबलपुर में 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठ की स्थापना की गई थी। तो क्या हुआ बाद में दोस्तों, देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी और अस्थायी खंडपीठ के रूप में इंदौर और ग्वालियर चुन लिए गए थे। अस्थायी खंडपीठ के रूप में इंदौर और ग्वालियर में अस्थायी खंडपीठ स्थापित कर दी गई थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 28 नवंबर 1968, ये तारीख याद रखना है, 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की गई थी, यानी स्थायी खंडपीठ बना दी गई थी। स्थायी खंडपीठ कब बनाई गई, तो 28 नवंबर 1968 को। स्थायी यानी परमानेंट कर दिया गया, 2 ब्रांचेस है ना। तो उसको अधिसूचना के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में अस्थायी खंडपीठ की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन अस्थायी के रूप में इंदौर और ग्वालियर में बना दिया गया था। लेकिन स्थायी कब बना, तो 28 नवंबर 1968। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, पीईबी की एग्जाम में आई है ना। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1 नवंबर 1956, और खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर, उसकी स्थापना 28 नवंबर 1968 को स्थायी खंडपीठ की स्थापना कर दी गई थी, याद रखना है। जबलपुर के पहले उच्च न्यायालय कहां था, तो नागपुर में था। जबलपुर के पहले उच्च न्यायालय कहां पे था, तो नागपुर में था, है ना। जबलपुर के पहले उच्च न्यायालय नागपुर में था। नागपुर में स्थापना कब की गई थी, 2 जनवरी 1936 को स्थापना की गई थी। फिर संविधान लागू हो गया था, उसके बाद भी नागपुर में ही था, है ना। फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो जबलपुर आया। अगला फैक्ट है, 1 नवंबर 2000 को यही स्थिति, बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 आया फिर से, और हमने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिए, है ना। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में की गई थी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जिला है, बिलासपुर में की गई थी दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी बिलासपुर में, यह भी याद रखना है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन का डिजाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार किया गया था। हेनरी इरविन नाम याद रखना है, हेनरी इरविन। ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे दोस्तों, एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, यानी आर्किटेक्ट थे जो डिजाइन देते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का डिजाइन किसने दिया था, हेनरी इरविन द्वारा तैयार किया गया था। बहुत पहले ही तैयार करके बना बुनाया रखा हुआ था ये, है ना। तो जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को जबलपुर स्थानांतरित कर रहे थे नागपुर से, तो याली बिल्डिंग का चयन किए, बोले ये 1 नंबर बिल्डिंग है, इसमें अपन हाई कोर्ट लगाते हैं। तो समझ में आ गया। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिजाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार किया गया था, याद रखना है, डायरेक्ट आ सकता है। देखो, जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था, है ना। तो राजा गोकुल दास हुआ करते थे वहां पे, स्वतंत्रता सेनानी राजा गोकुल दास। तो राजा गोकुल दास का एक सपना था कि सीपी और बारार प्रांत में एक महल बनाया जाए करके, शानदार महल बनाया जाए करके। तो उसमें इनका संयोग था, किसका, राजा गोकुल दास का। तो जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। तो दोस्तों, राजा गोकुल दास के सहयोग से पहले से ही जबलपुर में एक भवन बना हुआ था, एक इमारत, बहुत ही सुंदर इमारत बनी हुई थी। तो बाद में तो राजा गोकुल दास के सहयोग से ही बना था, कहां पे, जबलपुर में एक इमारत बनी हुई थी, है ना। जबलपुर में एक इमारत बनी हुई थी, और उस इमारत का डिजाइन हेनरी इरविन ने तैयार किया था, और हेनरी इरविन ने दिया था, याद रखना है।
हेनरी इरविन ने उसका डिजाइन दिया था। बाद में जब नागपुर से जबलपुर हाई कोर्ट को स्थानांतरित किया गया तो इन्होंने फैसला लिया कि हाई कोर्ट को कहां लगाया जाए, तो याली बिल्डिंग में लगाया जाए, इस भवन में लगाया जाए। तो मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट का भवन वही हो गया, है ना। तो ये अपने को पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन का डिजाइन किसने दिया था? हेनरी इरविन ने। किसके सहयोग से बनाया गया था? भवन का निर्माण किसके सहयोग सहायता से बनाया गया? तो राजा गोकुलदास के कहने पर बनाया गया था। सीपी और बारार प्रांत में एक महल बना हुआ था, वो महल या फिर वो उसको बिल्डिंग बनी हुई थी, वही बिल्डिंग थी। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिजाइन किसने दिया और किसके सहयोग से? तो राजा गोकुलदास के सहयोग से, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। अगला है जगदीश शरण वर्मा, अपने चीफ जस्टिस रहे हैं दोस्तों। जगदीश शरण वर्मा एक चीफ जस्टिस रहे हैं अपने, है ना। तो जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग, वर्मा आयोग के अध्यक्ष भी थे दोस्तों, है ना। तो देखो 1991 में ही तो उसका हत्या हुई थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी हत्या तमिलनाडु के श्री पेरुनबुंदूर में 21 मई 1991 को हुई थी। 21 मई 1991 राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी, है ना। उसे लिट्टे कार्यकर्ता के द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था। लिट्टे आतंकवादी संगठन ने हमला करा था। लिट्टे आतंकवादी संगठन ने हमला किया था, है ना, हमला किया था। कौन से आतंकवादी संगठन ने मारा था पूछेगा, तो लिट्टे आतंकवादी ने आत्मघाती हमला किया था। केस की जांच के लिए जैन आयोग की गठन किया गया था दोस्तों। बाद में केस की जांच के लिए जैन आयोग 1998 में हत्या के पीछे विदेशी साजिश की जांच की स्पेशल एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी और 1998 में जैन आयोग बनाया गया था। 1998 में जैन आयोग बनाया गया था। जैन आयोग 1998 में काहे के लिए? हत्या की जांच के लिए। लेकिन उसके पहले ही एक आयोग बनाया गया था 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग, जिसे वर्मा आयोग बनाया गया था। वर्मा आयोग का नाम दिया गया था, जिसके अध्यक्ष जगदीश शरण वर्मा थे। जस्टिस जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड आयोग के अध्यक्ष रहे थे। याद रखना है, पूछा जा सकता है ना। राजीव गांधी इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जगदीश शरण वर्मा। तो ये सामने के फैक्ट समझ में आया क्या? ये जो फैक्ट बताया मैंने, बस बहुत आसान है, एक बार अच्छे से पढ़ना है, बार वहीं से क्वेश्चन आएंगे। कंफ्यूजिंग बॉय वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कंफ्यूजिंग बॉय होते हैं अपने टाइप के, उनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच के झांतला ग्राम में प्रारंभ किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश सरकार का, यानी प्रथम ग्राम न्यायालय, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो नीमच, जो नीमच जिला नहीं है क्या अपना, नीमच के झांतला, गांव का नाम भी याद रखना है, झांतला, है ना। ये झांतला ही दे देता है कई बार एग्जाम में। तो प्रथम ग्राम न्यायालय की शुरुआत नीमच के झांतला में की गई थी। नीमच के झांतला प्रथम ग्राम न्यायालय, राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय की शुरुआत नीमच के झांतला ग्राम में प्रारंभ की गई थी। नीमच के झांतला ग्राम में प्रारंभ की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1908 आया, है ना। अधिनियम आया, एक कानून आया, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1908 व मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय के नियम आए थे 1909 में, के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय भोपाल के बैरासिया, बामे आई की मात्रा बैरासिया, भोपाल के बैरासिया में स्थापित किया गया था। अब जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहां पे, तो नीमच के झांतला में, झांतला रहेगा ऑप्शन, तो इसको लगाना है। लेकिन मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 व ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत कहां स्थापित किया गया था? तो प्रथम ग्राम न्यायालय बैरासिया, भोपाल के बैरासिया गांव में स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था, याद रखना है ना। बैरासिया ग्राम में प्रारंभ किया गया था, ये याद रखना है। दोनों फैक्ट समझ में आया क्या? ये पूछेगा तो ये पूछेगा तो ये। अब बात करते हैं अपन जिला न्यायालय की। तो दोस्तों जिला न्यायालय के बारे में हमने अनुच्छेद 233 में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 233 में लिख रखा है, एक जिले के लिए एक जिला न्यायालय होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जजों के परामर्श से की जाएगी। हाई कोर्ट के जजों के परामर्श से की जाएगी ग्राम न्यायालय, तो जिला न्यायालय। जिला न्यायालय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीवानी न्यायालय जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं, और एक तो फौजदारी न्यायालय जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं दोस्तों। तो सिविल कोर्ट क्या होते हैं? जमीन जायदाद से संबंधित मामलों की सुनवाई यहां की जाती है, और यहां पे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है ना, इतना याद रखना है। तो देखो सिविल कोर्ट क्या होते हैं? सिविल कोर्ट का कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के बीच विवाद का समाधान करना है। सिविल कोर्ट का उद्देश्य क्या है? सिविल कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के बीच विवाद का समाधान करना है, जबकि आपराधिक कानून का उद्देश्य आरोपी को दंड करके पीड़ितों को न्याय प्रदान करना है। जबकि क्रिमिनल कोर्ट का उद्देश्य क्या है? क्रिमिनल कोर्ट का उद्देश्य आरोपियों को दंडित करके पीड़ितों को न्याय प्रदान करना है। इसमें सजा होती है, और इसमें क्या है? इसमें भी सजा होती है, लेकिन पहले विवाद का समाधान करने की कोशिश की जाती है।
है ना, की जाती है। तो कानून तो समझ में आ गया, कानून आपराधिक गतिविधियों के यही है सब। सिविल कोर्ट में धन, ऋण, संपत्ति, आवास आदि से संबंधित मामले आते हैं। जो सिविल कोर्ट है इसमें क्या है, सिविल कोर्ट में क्या होता है, जमीन जायदाद, है ना, इसमें जमीन जायदाद यानी धन, ऋण, संपत्ति, आवास आदि से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं, सिविल कोर्ट के अंतर्गत, जिसे दीवानी न्यायालय कहते हैं हिंदी में। क्रिमिनल कोर्ट में वाले केस आते हैं पूरे सदा वाले, है ना, सदा वाले क्रिमिनल, है ना, आपराधिक मामले आते हैं इसमें, जिसका उद्देश्य दंडित करके पीड़ितों को न्याय प्रदान करना होता है। आपराधिक मामलों की सुनवाई जिसमें अपराध किए हुए होते हैं, आपराधिक मामलों की सुनवाई इसमें होती है। और इसमें जमीन जायदाद वाले, है ना, जमीन जायदाद, धन, ऋण, संपत्ति, आवास आदि से मामलों की सुनवाई होती है। 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। समझ में आ गया, इतना सा याद रखना है बस अपने को, याले न्यायालय में क्या होता है, याले न्यायालय में क्या होता है। अब इधर का ये समझ में आया कि पूरा फ्रंट का जो भी मैंने बताया पहला पेज, है ना, ये इनको सब याद रखना है। ये खंडपीठ कब स्थापित की गई, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी, ये वो। अब आगे चलते हैं अपन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट दी हुई है, तो मैं यहाँ डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और पूरे फैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। एक ही लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कर देंगे अपन। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। अब अपन देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट देखेंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे परीक्षा के हिसाब से आने वाले या आ सकते हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक तरफ मुख्य न्यायाधीश दिए हुए हैं, एक तरफ उनका कार्यकाल दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1956 से लेकर 1958 तक के रहे हैं। दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, उसके पहले मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय नागपुर में था और नागपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ये थे। इतना याद रख लो एक चीज। उसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है उसके 11वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और सबसे युवा मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के भी सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, है ना। 6वें उपराष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला 6वें उपराष्ट्रपति बनते हैं, चुनाव लड़के 6वें उपराष्ट्रपति बनते हैं, इतना याद रखना है। और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 2 बार, यानी उपराष्ट्रपति 6वें और कार्यवाहक दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी की बता दूं कि ये राष्ट्रपति दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे बनते हैं वो आपको पता होना थोड़ा सा। क्या हुआ था, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, तो उपराष्ट्रपति उस टाइम पे वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी वो राष्ट्रपति के पद में पहुंच गए थे, वीवी गिरी पहुंच गए थे राष्ट्रपति के पद में। अब फिर से चुनाव आ गए थे और वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो पद छोड़ना था, तो पद हो गया था खाली। तो पद खाली हो गया था, तो ये जो उपराष्ट्रपति इन्हीं को मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम पे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनना था, इसलिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। इसलिए ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, और आपको जानकारी के लिए बता दूं ये 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। एक बार वीवी गिरी के टाइम पे, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पे। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे उस टाइम पे भी वो कहीं इलाज कराने बाहर गए थे, तो पद खाली हो गया था। तो जब पद खाली हुआ था तो दूसरी बार ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और एक और क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश यही थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश यही थे। तो क्या क्या याद रखना है इनसे इतना ही याद रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे 56 से लेकर 58 तक। सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, 6वें उपराष्ट्रपति थे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश थे, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हो चाहे मध्य प्रदेश के हो, और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अपन दूसरा जीपी भट्ट की। तो जीपी भट्ट से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है बस। दूसरे नंबर के कौन से थे, जीपी भट्ट 1958 से लेकर 1959 तक के दूसरे नंबर के मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के थे, जीपी भट्ट। पहले मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरे जीपी भट्ट। तीसरे नाम याद रखो, तीसरा नाम है पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित, ये पीवी दीक्षित जो है ये 1959 से लेकर 69 तक यानी 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 10 साल, है ना। और इनका यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सबसे लंबा कार्यकाल वाले, तो पीवी दीक्षित ही थे। और पीवी दीक्षित जो थे वो एक्टिंग गवर्नर के रूप में भी कार्य किए, यानी कि पीवी दीक्षित मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं पीवी दीक्षित, इतना याद रखो। क्या समझ में आया? पहले थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरे थे जीपी भट्ट, तीसरे थे पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित 10 साल तक रहे हैं और उसके अलावा सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीवी दीक्षित ही हैं, और उसके अलावा पीवी दीक्षित गवर्नर भी रहे हैं। अगला फैक्ट है
चौथे नंबर का विश्वाम्भर दयाल। विश्वाम्भर दयाल जो है दोस्तों, ये 69 से 72 तक मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 1969 से 72 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और जो विश्वाम्भर दयाल है दोस्तों, ये लोकायुक्त भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लोकायुक्त भी बनाए गए थे इनको। लोकायुक्त जो करों की जांच करता है ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार में लोकायुक्त भी रहे हैं विश्वाम्भर दयाल। अगला है तारे, पी के तारे। पी के तारे फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों। पी के तारे फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पी के तारे। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं उच्च न्यायालय के, और फ्रीडम फाइटर भी थे, और राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं 1972 से लेकर 1975 तक के। 1972 से 1975 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं पी के तारे। पी के तारे फ्रीडम फाइटर थे और राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना है। 5 लाइन से याद हो गए, हिदायतुल्लाह भट्ट, दीक्षित, दयाल और तारे। 5 कम से कम याद रख लो, आगे बताता हूं। देखो दोस्तों, अगला है 5 हो गए थे, अब छठवां है शिव दयाल श्रीवास्तव। दोस्तों शिव दयाल श्रीवास्तव 75 से लेके 78 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। और इनके बारे में एक चीज याद रखना है, ये जामिया मिलिया कमेटी से संबंधित है। जामिया मिलिया कमेटी बनाई गई थी दोस्तों राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से रिलेटेड जामिया मिलिया कमेटी बनाई गई थी। उसमें इनका नाम आता है शिव दयाल श्रीवास्तव जी का 75 से लेकर 78 तक रहे थे। बात करेंगे अगला श्री एपी सेन। एपी सेन 1978 से 78 तक ही थे। तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं दोस्तों। जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं, इनका नाम है एपी सेन, है ना। एपी सेन 78 से 78 तक रहे हैं। और ये ऐसे जज थे दोस्तों, जब ये रिटायर हुए तो जो वहाँ फेयरवेल पार्टी हुई थी यानी विदाई पार्टी, उसमें शामिल नहीं हुए थे, है ना, शामिल नहीं हुए थे। अगला है 7वें नंबर का एपी सेन तो हो गया दोस्तों। इसके बाद है जीपी सिंह इंपॉर्टेंट है। जीपी सिंह से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जीपी सिंह 78 से 84 तक के 78 से लेके 84 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, ये राज्यपाल भी रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है कि नहीं। जीपी सिंह मध्य प्रदेश के गवर्नर भी थे, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 78 से 84 तक के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है जी एल ओझा। अगला है जी एल ओझा, ये 84 से लेकर 85 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। 84 जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस टाइम पे यही थे जी एल ओझा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जी एल ओझा से इतना याद रखना है अपने को, जी एल ओझा इंदौर के थे ये दोस्तों। इंदौर के थे दोस्तों, ये इंदौर के जी एल ओझा इंदौर के थे। और जब मध्य प्रदेश में विलय हो रहा था तो होलकर वंश को इन्होंने फोर्स भी किया था कि मध्य प्रदेश में मिल जाओ करके, है ना। तो इन्होंने कहा था होलकर वंश को मध्य प्रदेश में मिल जाओ करके। उनका नाम था जी एल ओझा, याद रखना है जी एल ओझा के बाद 10वें नंबर में आते हैं दोस्तों जे एस वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये तो। जे एस वर्मा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1986 से लेकर 1986 तक के ही थे जे एस वर्मा का जन्म सतना में हुआ था। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिनका जन्म सतना में हुआ था। और इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बताता हूँ। ये सर्वोच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 27वें कौन से नंबर के 27वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और ये एक आयोग बनाया गया था दोस्तों, जे एस वर्मा, एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था नानावती आयोग बनाया गया था, जो गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ था उससे रिलेटेड, तो उसको रिपोर्ट भी पेश की थी इन्होंने। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो था उसके अध्यक्ष भी थे, और उस टाइम पे आयोग बनाया गया था तो उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसके अलावा दोस्तों ये जो निर्भया कमेटी बनी थी, निर्भया कमेटी बनी थी, उसमें भी इनने कुछ गाइडलाइन दी थी। इसके अलावा राजस्थान की एक विशाखा गाइडलाइन बनाई गई थी दोस्तों महिलाओं के लिए। विशाखा गाइडलाइन बनाई गई थी महिलाओं के लिए कि उनकी
तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने काम किया है, तो उससे रिलेटेड भी इनका नाम आता है। तो क्या क्या याद रखना है इससे, जे.एस. वर्मा से। जे.एस. वर्मा से ये याद रखना, मध्य प्रदेश के सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और ये नानावती आयोग जो बनाया गया था ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और विशाखा गाइडलाइन जो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जो बनी, महिलाओं के लिए जो बनी थी, उसमें भी इन्होंने गाइडलाइन दी थी। और निर्भया कमेटी जो बनी थी उसमें भी इनका हाथ था। तो समझ में आ गया, इतने सारी चीज़ों में 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। और कब से कब तक रहे हैं, तो 86 से 86 तक रहे जे.एस. वर्मा। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं अब अपन। तो जे.एस. वर्मा दोस्तों हो गया था। आगे देखते हैं अपन 11वें नंबर का, यहां से थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, है ना। अब बात करते हैं अपन एन.डी. ओझा की। एन.डी. ओझा 1986 से लेके 88 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनसे एक क्वेश्चन बनता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट, ये गवर्नर भी रहे हैं दोस्तों। एन.डी. ओझा गवर्नर भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। एन.डी. ओझा मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर भी रहे हैं। तो ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं, यानी राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के, है ना। यानी ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं, है ना, गवर्नर रहे हैं। और इनसे क्या क्या, और इन्हीं के टाइम पे सीएम कौन थे, अर्जुन सिंह थे। इन्हीं के टाइम पे सीएम अर्जुन सिंह थे। और अर्जुन सिंह का बेटा था जिसका नाम था अजय सिंह ने एक कांड कर दिया था जिसका नाम था चुरहट लॉटरी स्कैम कांड। तो उस वजह से अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। अर्जुन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, है ना। तो क्या हुआ था, चुरहट इंसिडेंट की जांच करने के लिए, चुरहट इंसिडेंट हुआ था 1988 में। चुरहट इंसिडेंट की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता जे.जे. सोहानी ने करी थी दोस्तों। ये एन.डी. ओझा के बाद जो चीफ जस्टिस बने थे, इनने उसकी अध्यक्षता की थी। जो 1988 में जो जांच कमेटी बनाई थी गई थी, जिसका नाम था चुरहट लॉटरी स्कैम, उसको बोलते हैं चुरहट इंसिडेंट्स की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता जी सोहानी ने की थी। यानी चुरहट इंसिडेंट्स एन.डी. ओझा के टाइम पे हुआ था, लेकिन जांच कमेटी के अध्यक्ष बने थे जी सोहानी, ये याद रखना है। तो समझ में आया क्या बताया मैंने, है ना। तो एन.डी. ओझा के टाइम पे लॉन्गेस्ट गवर्नर रहे हैं ये। अर्जुन सिंह सीएम थे, उनके बेटे थे अजय सिंह, उन्होंने कांड किया था एक चुरहट लॉटरी स्कैम कांड। अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके जी सोहानी थे। उसके बाद जी सोहानी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बनते हैं। 1989 से 1989 तक के मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे जी सोहानी। तो समझ में आ गया, चुरहट इंसिडेंट की जांच करने के लिए 1988 में जो कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्षता जी सोहानी ने करी थी। जी सोहानी के बाद श्री एस के झा 1989 से लेकर 1993 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। क्या नाम है इनका, एस के झा, नाम याद रखना है, एस के झा के बाद दोस्तों यूएल भट्ट 1993 से लेकर 1995 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। यूएल भट्ट से क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए थे कॉलेजियम प्रणाली की वजह से, है ना। क्या हुआ था, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था, लेकिन इनकी उम्र कम होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाए थे। क्यों कि कॉलेजियम प्रणाली का शिकार हो गए थे, या कि उसकी वजह से, या कॉलेजियम प्रणाली की शिकार की वजह से। इतना याद रखना है इनसे बस, है ना। 1993 से 1995 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये। इसके बाद बात करेंगे अपन ए के माथुर की। ए के माथुर 1996 से लेकर 1999 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दोस्तों। और ए के माथुर से एक क्वेश्चन आता है, जो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष ए के माथुर थे। 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो ए के माथुर थे। जो 7वां पेमेंट कमीशन या पे कमीशन, है ना, तो 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष ए के माथुर थे, याद रखना है। अगला भवानी सिंह की बात करेंगे अपन। भवानी सिंह ऐसे थे, ये 2000 से लेकर 2003 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सन 2000 से लेकर 2003 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो गुजरात के, जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के, इन तीनों राज्यों के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे अपन श्री के राजा
राजा रत्नम, श्री के राजा रत्नम, ये 2003 से 2004 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इतना याद रखना है ना, बस इतना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राजा रत्नम 2003 से लेकर 2004 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। फिर कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं एक राजीव गुप्ता कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, याद रखना है, राजीव गुप्ता। इसके बाद श्री आर वी रविंद्र रहे हैं 2004 से लेकर 2005 तक। क्या नाम था उनका? श्री आर वी रविंद्र मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, ये याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ था? पेगासस दोस्तों, इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, एक इजराइल की कंपनी ने एक तो हम बात कर रहे थे आर वी रविंद्रन की। तो दोस्तों क्या होता है, पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर, पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर था जो इजराइल की कंपनी ने बनाई थी करके बोलते हैं। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर था, ये ऐसा वायरस और ऐसा सॉफ्टवेयर था जो किसी के फ़ोन में भी बिना उसकी अनुमति से घुस जाता था और उसके फ़ोन को हैक कर लेता था। तो ये बहुत न्यूज़ में रहा है, नेता मंत्रियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसा होता था ये, है ना। तो उस आयोग की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता आर वी रविंद्रम ने की थी। पेगासस इजराइल की कंपनी की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता इसने करी थी, किसने? आर वी रविंद्रन ने करी थी। देखो उसके बाद 19 तक के हो गए थे आर वी रविंद्रम के बाद आएगा 20वें नंबर का श्री आनंद कुमार पटनायक 2005 से लेकर 2009 तक के मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आनंद कुमार पटनायक ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं दोस्तों, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, जज रहे हैं, है ना। और इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सुमित्रा सेन केस जो था, एक सुमित्रा सेन केस और रंजन गोगोई केस और 2G स्पेक्ट्रम केस और आलोक वर्मा सीबीआई के जो आलोक वर्मा थे, वो सब केस के ये जांच कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कितनी कमेटी बताया मैंने, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। आनंद कुमार पटनायक जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और सुमित्रा सेन केस हुआ था, एक रंजन गोगोई केस हुआ था, उसके भी जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। 2G स्पेक्ट्रम केस जो हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम केस, उसके भी ये जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। और आलोक वर्मा सीबीआई का जो केस हुआ था, उनके ऊपर जो केस चलाया गया था, उस केस के जांच कमेटी के भी अध्यक्ष थे। यानी सुमित्रा सेन केस, रंजन गोगोई केस, 2G स्पेक्ट्रम केस और आलोक वर्मा केस, इसके जांच कमेटी के अध्यक्ष थे आनंद कुमार वर्मा 2005 से लेकर 2009 तक के, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। नेक्स्ट आता है सैयद रफत आलम, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। 2009 से 2011 तक के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 2009 से 2011 तक के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके बाद है जस्टिस सुशील हरिकोली, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। क्या नाम था इनका? जस्टिस सुशील हरिकोली, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके बाद शरद अरविंद बोबड़े, ये मध्य प्रदेश ये 2012 से लेकर 2013 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के 47 में मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय के 47वें, कौन से नंबर के? 47 में मुख्य न्यायाधीश बने थे। अपन ने अभी तक पढ़े 3 लोग मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एक तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरा JS वर्मा और तीसरा शरद अरविंद बोबड़े। ये 3 लोग रहे हैं, शरद अरविंद बोबड़े। ये 3 लोग ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। इनके बाद आता है कृष्ण कुमार लाहोंटी, ये 2013 में मुख्य न्यायाधीश बने थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। इनके बाद नाम आता है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, ये 2013 से लेकर 2016 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश रहे हैं, याद रखना इनका नाम, है ना, अजय माणिकराव खानविलकर। इसके बाद है जस्टिस हेमंत गुप्ता,
हेमंत गुप्ता 2017 से लेकर 2018 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता 2017 से 2018 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनके बाद आता है जस्टिस एस के सेठ 2018 से 2019 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। क्या नाम है इनका? जस्टिस एस के सेठ, नाम याद रखना है, 2018 से लेकर 2019 तक के। इसके बाद आता है जस्टिस अजय कुमार मित्तल। जस्टिस अजय कुमार मित्तल 2019 से लेकर 2020 तक के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 2019 से लेकर 2020 तक। इनके बाद संजय यादव बनते हैं, जस्टिस संजय यादव 2020 से 2020 तक के ये बने हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था जस्टिस संजय यादव। इसके बाद इनके बाद बनते हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। जस्टिस मोहम्मद रफीक 2021 से लेकर 2021 तक जस्टिस मोहम्मद रफीक जो है 2021 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रवि मलीमथ, जस्टिस रवि मलीमथ वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यही है वर्तमान में। ये बदलेंगे तो याद रखना है, जब ये बदल जाते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर में। अभी वर्तमान में तो कौन है? जस्टिस रवि मित्तल। जब भी बदले तो करंट अफेयर की बुक में आपको मिल जाएगा नया छपा हुआ कि वर्तमान में कौन बदले करके। तो बदलेंगे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, और नहीं भी बदले तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में कौन है। तो जस्टिस रवि मित्तल नहीं है, मलीमथ जस्टिस रवि मलीमथ वर्तमान में हाई कोर्ट के जज है। तो वर्तमान में कौन है? रवि मलीमथ। इनके पहले मोहम्मद रफीक थे, मोहम्मद रफीक के पहले संजय यादव थे, संजय यादव के पहले अजय कुमार मित्तल थे, अजय कुमार मित्तल के पहले एस के सेठ थे, एस के सेठ के पहले हेमंत गुप्ता और माणिक राव खानविलकर थे, इसके पहले कृष्ण कुमार लोहांटी थे, उसके पहले शरद अरविंद बोबड़े थे, उसके पहले सुशील हरिकोली थे, उसके पहले रफत आलम थे। तो ये सभी नाम याद रखना है। तो ये लिस्ट समझ में आई, ये पूरी लिस्ट अपने को समझ में आ गई। मैंने काम की जानकारी यहाँ पे बीच में दे दिया जो भी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी। अब क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं यहाँ से? तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, देखो ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो मोहम्मद हिदायतुल्ला रहे हैं, ये है ना। दूसरे नंबर में जे.एस. वर्मा थे, और जे.एस. वर्मा 11वें नंबर के बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के थे, शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के थे, याद रखना है ना। 47 के नहीं, फिर से गलत बता दिया मैंने। देखो, मोहम्मद हिदायतुल्ला 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। जे.एस. वर्मा जो थे, जे.एस. वर्मा ये 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, सर्वोच्च न्यायालय के 27वें नंबर के। शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये तीनों का क्रम याद रखना है। 11वां मोहम्मद हिदायतुल्ला 27वें नंबर के बने थे, जे.एस. वर्मा, और 47वें नंबर के बने थे शरद अरविंद बोबड़े। इसके अलावा ये अपन ने अभी पढ़े थे यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, केवल न्यायाधीश रहे हैं, तो उनके नाम है ए.पी. सेन, ए.के. माथुर, आर.बी. रविंद्रम, आनंद कुमार पटनायक, अजय माणिक राव खानविलकर, हेमंत गुप्ता, रवि वी मलीमथ। तो क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे करके क्वेश्चन बन सकता है। नहीं रहे, है ना। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नहीं रहे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, एक याद रखना है। इसलिए इनके सबके नाम याद रखना है। इसके अलावा देखियो, ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे, न्यायाधीश भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, जे.एस. वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। उसके अलावा ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो उनके ये नाम है। जो कार्यवाहक बने थे, जी सोहानी कार्यवाहक बने थे, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, एस के सेठ और संजय यादव ये कार्यवाहक बने थे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं, तो पी.वी. दीक्षित है, दूसरा जे.पी. सेन है, मैंने बता दिया था जे.पी. सेन। ये जे.पी. सेन लोकायुक्त भी थे, है ना। इन्होंने बुक भी लिखी थी जी.पी. सिंह बुक नाम की। और एन.डी. ओझा, है ना, एन.डी. ओझा ऐसे गवर्नर थे, ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो गवर्नर बने और सबसे लंबे समय तक के गवर्नर रहे हैं। यानी सबसे लंबे समय तक गवर्नर तो कोई और रहा है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा इसको भी फटाक से देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के भी न्यायाधीश रहे हैं, तो देखो ये मैंने बता दिया था, एस के झा हो गया, यूएल भट्ट, ए के माथुर, भवानी सिंह, इसको एक बार देख लेना, काम खत्म। तो इस तरीके से हमारा अब आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये मैंने जल्दी से बता दिया यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से। अब यहीं से फिर से डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित फैक्ट फिर से डिस्कस करेंगे।
देखो अब देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अन्य फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में जो आते हैं। पहला फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। और इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया था। ये सर्वोच्च न्यायालय के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे और 6वें उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति और एक और बार कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, डायरेक्ट याद रखना है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी, 1994 में बनी थी। याद रखना है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही, न्यायाधीश की बात हो रही है। मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। न्यायाधीश की बात हो रही है, सरोजनी सक्सेना थी, 1994 में बनी थी दोस्तों। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पीवी दीक्षित थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पीवी दीक्षित थे, लगभग 10 साल तक बने रहे हैं ये। और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी 1966 में इन्होंने कार्य किया है। तो पीवी दीक्षित इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, है ना। और मध्य प्रदेश, है ना, इतना याद रखना है। समझ में आ गया, पीवी दीक्षित थे। आगे बात करते हैं अपन अब। अगला फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था जीजी सोहानी। जीजी सोहानी दोस्तों मात्र 2 दिन के लिए बने थे। ये जीजी सोहानी मात्र 2 दिन के लिए बने थे। जीजी सोहानी, जी सोहानी, ये देखो यहाँ लिखा है ये जीजी सोहानी मात्र 2 दिन के लिए बने थे, इसलिए इनका नाम याद आता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जीजी सोहानी थे, मात्र 2 दिन तक, मात्र 2 दिन तक। अगला फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के जिनका जन्म सतना जिले में हुआ था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। जे.एस. वर्मा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, 27वें नंबर के। 27वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं 27वें नंबर के। तो इनका नाम याद रखना है, जे.एस. वर्मा। और जे.एस. वर्मा जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और इनका जन्म हुआ था सतना में, इनका जन्म हुआ था सतना में। अगला फैक्ट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहे हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र लाहुंटी। रमेश चंद्र लाहुंटी दोस्तों ये 35वें नंबर के रहे हैं। 35वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश भी बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इनका जन्म, ये मध्य प्रदेश के थे, इनके जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। तो अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहने वाले रमेश चंद्र लोहांटी का जन्म, लोहांटी नहीं लाहुंटी का जन्म गुना में हुआ था। याद रखना, मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, ये 35वें नंबर के। तो समझ में आ गया दोस्तों, रमेश चंद्र लोहांटी का जन्म कहाँ हुआ था? गुना में हुआ था। ये भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायाधीश भी रहे हैं। अगला है माई आउन बुसवेल। माई आउन बुसवेल नामक आत्मकथा पुस्तक के लेखक मोहम्मद हिदायतुल्ला है। मोहम्मद हिदायतुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है माई आउन बॉसवेल। माई आउन बॉसवेल किसकी पुस्तक पूछेगा तो मोहम्मद हिदायतुल्ला की है। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मैंने बताया था जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा ऐसे व्यक्ति हैं, जे.एस. वर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। जे.एस. वर्मा का सतना जिले में जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों। ये 27वें मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश भी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं जे.एस. वर्मा। याद रखना है नाम।
सतना जिले में हुआ था जन्म। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के अलावा ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मैंने बता दिया था ये कैसे क्या रहे हैं, जब यालप यहाँ पर पढ़ा रहा था, जब बताया था ये कैसे कौन ने वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया और इनका नंबर कैसे क्या लगा और कैसे करके बने, सब बता दिया था, है ना। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, उनका नाम बताना है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। जे.एस. वर्मा ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। शरद अरविंद बोबड़े ऐसे थे जो सर्वोच्च न्यायालय के 47 में मुख्य न्यायाधीश बने थे दोस्तों। तो यहाँ क्रम बता दिया मैंने। ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तो थे ही थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं, है ना। तो कौन से नंबर के बने थे सर्वोच्च न्यायालय के, वो यहाँ पे मैंने क्रम बताया हूँ, है ना। जैसे मोहम्मद हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे के समझ, बस इतना ही है। तीनों के नाम याद रखना है। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन जाता है ना। और ये जे.एस. वर्मा तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी याद रखना है कि नहीं, सब बता दिया हूं मैंने। और क्या है, इससे हो गया, इतना ही है। तीनों का क्रम बता दिया, 3 लोग का नाम याद रखना है। आगे चलते हैं। अब ऐसा देखना है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के केवल न्यायाधीश रहे हैं, है ना, केवल न्यायाधीश रहे हैं। तो ए.पी. सेन रहे हैं, ए.के. माथुर रहे हैं, आर.बी. रविंद्रम रहे हैं, आनंद कुमार पटनायक जी भी रहे हैं, अजय मानिकराव खानविलकर जी ऐसे थे, ये भी रहे हैं, हेमंत गुप्ता जी भी रहे हैं, और रवि वी मलीमत। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तो बने हैं, उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, केवल न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए इनके भी नाम याद रखना है, एक बार पढ़ लेना है कम से कम। अब देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के न्यायाधीश तीनों रहे हैं। समझ में आया। जे.एस. वर्मा भी ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। शरद अरविंद बोबड़े भी ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे हैं। तो ये नाम याद रखना है इनका, जो तीनों रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो जी सोहानी जो है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किए हैं। राजीव गुप्ता भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं मध्य प्रदेश के। सुशील हरिकोली भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा एस के सेठ भी जो है ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं मध्य प्रदेश के। और संजय यादव तो बने हैं। तो जी सोहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, एस के सेठ और संजय यादव, इनके नाम याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला। अब देखिए मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल यानी एक्टिंग गवर्नर रहे हैं। कार्यवाहक की बात हो रही दोस्तों, कार्यवाहक राज्यपाल थे ये तीनों जिनके नाम मैं बता रहा हूं। पी.बी. दीक्षित ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं 1981 में कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद जी.पी. सिंह ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था जी.पी. सिंह बुक, यानी जी.पी. सिंह नाम से एक बुक भी लिखी थी। और ये जो है ये 1981 में कार्यवाहक गवर्नर रहे हैं मध्य प्रदेश के, है ना। और ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी थे। जी.पी. सिंह मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एन.डी. ओझा की बात करते हैं। तो एन.डी. ओझा 1987 में
मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। 1987 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और ये ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल थे जो लॉन्गेस्ट टाइम तक के रहे हैं, यानी सबसे लंबे समय तक रहने वाले कार्यवाहक राज्यपाल में इन्हीं का नाम आता है, एन.डी. ओझा का। तो अपने को यहाँ से क्या याद रखने, तो अपने को यहाँ से क्या याद रखने की बनती है कि ये मध्य प्रदेश के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल हैं जिनमें से नाम है एक का पी.बी. दीक्षित, जी.पी. सिंह और एन.डी. ओझा। क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन रहा है या नहीं रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए तीनों का नाम याद रखना है, दीक्षित, सिंह और ओझा, काम खत्म। अब आगे देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, जैसे एन.एस.के. झा, ये पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं और मध्य प्रदेश के भी रहे हैं कभी ना कभी। यू.एल. भट्ट केरल और आसाम के भी रहे हैं, है ना। ए.के. माथुर पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना, रह चुके हैं। भवानी सिंह ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट है, भवानी सिंह का पूछा जा सकता है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर 3 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, बताओ अब ये तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि नहीं, भवानी सिंह। अनंत कुमार, ये अनंत कुमार पटनायक, ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अपने यहाँ के भी थे। सैयद रफत आलम उत्तर प्रदेश के रहे हैं, सैयद रफत आलम नाम याद रखना है। इसके बाद अजय खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अजय कुमार मित्तल मेघालय राज्य के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं दोस्तों। जब मेघालय के बाद सीधे ट्रांसफ़र होकर अपने यहाँ आए थे, ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला है मोहम्मद रफ़ीक मेघालय, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद रफ़ीक जो है मेघालय, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अपने मध्य प्रदेश के भी थे। रवि मलिमथ हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में यही है जस्टिस रवि मलिमथ वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया, ये इन सबको देख लेना है, एक बार कभी पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है, भवानी सिंह इंपॉर्टेंट, रवि मलिमथ और एक दो देख लेना है। अब आगे हम बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165, देखो ये लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र पर कार्य करता है। ये प्रसाद पर्यंत्र पर कार्य करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र पर कार्य करता है, यानी राज्यपाल जब भी चाहे इसे हटा सकता है, राज्यपाल की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ना। इतना याद रखना है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता हो वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाता है। तो अब यहां से पढ़ लेते हैं। राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 में लिख रखा है, अनुच्छेद 165 में लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल करता है, लेकिन याद रखना है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन करता कौन है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र पर कार्य करता है। राज्यपाल जब चाहे तब दिमाग घूम जाए राज्यपाल का तो इसको हटा सकता है। अगला शपथ और त्यागपत्र, अगर इसको शपथ दिलाना है तो राज्यपाल शपथ दिलाता है, और त्यागपत्र देना है, इसका दिमाग घूम गया, मान लो मेरे को नहीं रहना पद पे करके, तो राज्यपाल को देता ही है। समझ में आ गया? अगला योग्यता, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है, यानी एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की जितनी क्षमता होती है उतनी क्षमता इसमें रहना चाहिए। यानी 10 वर्ष तक वकील रहा हो और 10 वर्ष तक न्यायिक पद कहीं ना कहीं इसने नॉलेज लिया होगा, 10 वर्ष तक किसी न किसी न्यायालय में लिया होगा। अपन ने पढ़े थे ना, जो उसमें पढ़े थे वही इसका पद है। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। शक्तियां, इसको क्या क्या शक्तियां दी गई है? तो राज्य सरकार को विधि मामले में सलाह देता है, राज्य सरकार को विधि मामले, विधिक मामले, जितने भी विधि वाले कानून वाले मामले हैं उसमें सलाह देता है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है, सुनवाई कर सकता है बैठ के, है ना। उसके अलावा किसी भी सदन में भाग ले सकता है। जो सदन होते हैं जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, अपने विधान परिषद तो है ही नहीं, है कि नहीं, तो विधान परिषद को अलग करो। विधानसभा यानी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किंतु वहां मत देने का अधिकार इसको नहीं दिया गया, मत नहीं दे सकता।
वहां भाग ले सकता है, बैठ सकता है, वहां पे सदन में जाके बैठ सकता है, चुपचाप टुकुर टुकुर देख सकता है, उनकी बातें सुन सकता है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, है ना, सलाह दे सकता है, बता सकता है क्या सही है क्या नहीं, लेकिन मत नहीं दे सकता कि मैं मेरे तरफ से ये है करके, मत नहीं दे सकता। सिर्फ भाग ले सकता है, सुन सकता है, बता सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मान लो किसी को जिताना है या किसी का पक्ष लेना है तो मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है क्या नहीं, तो नहीं है, मत देने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है मत देने का अधिकार? क्योंकि ये संसद का सदस्य, सॉरी विधानमंडल का सदस्य थोड़ी है। विधानमंडल का सदस्य रहता तभी मत दे सकता था, ये सदस्य थोड़ी है, ये तो अधिकारी है, विधिक अधिकारी है ना। समझ में आ गया क्या? महाधिवक्ता से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं। ये देखो योग्यता मैंने बता दिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही, जैसे उच्च न्यायालय का बनने के लिए जो जो लगते हैं वही वही योग्यता इसकी है, बस काम खत्म। आगे समझ है, आगे क्या समझ? अभी उच्च न्यायालय के टाइम पे बताया था ना मैंने कि क्या क्या उसकी योग्यता है करके, बस वही है। 10 वर्ष तक कहीं काम किया हो या फिर 10 साल का उसको एडवोकेट का नॉलेज हो, यहां लिखा हुआ है ना। बस महाधिवक्ता से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद याद रखो, राज्यपाल नियुक्ति, ये सब पूछता है, बस काम खत्म। अब बात करते हैं इधर साइड, अपन एक बार और देख लेते हैं उच्च न्यायालय, एक नजर में देखते हैं फटाकसरी। तो देखो अनुच्छेद 214 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है ना। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये बताया था ना मैंने, है ना। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। ये सब लिखा हुआ है कहाँ? अनुच्छेद 214 में। योग्यता क्या है उसकी? 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यालय का अनुभव हो, यानी न्यायिक वाला विधि का अनुभव हो 10 वर्ष का कम से कम। नियुक्ति तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सहायता से की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली से की जाती है। कभी पूछेगा कोलेजियम प्रणाली क्या है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रणाली को कोलेजियम प्रणाली कहा जाता है। बहुत बड़ी प्रणाली है ये, इसको अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कोलेजियम की सहायता से की जाती है। शपथ कौन दिलवाता है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, याद रखना है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इसका वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 होता है और अन्य मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 तक होता है प्रति माह। त्यागपत्र किसको दे सकता है? मान लो मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश है उसको नहीं रहना, त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देता, राष्ट्रपति को देता है। एक बात याद रखना, है ना, राष्ट्रपति को देता है ना। जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र देता है, राज्यपाल को नहीं देता। तो ये समझ में आ गया। उच्च न्यायालय अपन ने एक नजर में देख लिया, इसको भी याद रखना है। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ये सब बात है, याद रखने वाला है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 214 में क्या लिख रखा है? मैंने बताया था प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का होगा। 65 वर्ष की आयु तक के का होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ठीक उसी प्रकार हटाया जा सकेगा जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। योग्यता मैंने बता दिया था। योग्यता क्या होगा? भारत के नागरिक हो, किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक विधि यानी अधिवक्ता या विधि का नॉलेज हो, राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो, बस इतना। अगला है अनुच्छेद 215। 215 में लिख रखा है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है दोस्तों, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य स्मृति और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में क्या कार्य करेगा? अभिलेख न्यायालय बन सकता है वो, यानी कि राज्य के किसी भी जिले में अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है और उच्च न्यायालय के फैसले को कोई भी जिले का कोर्ट ठुकराएगा नहीं, ये बोला गया है अनुच्छेद 215 में। अगला है अनुच्छेद 216। उच्च न्यायालय का गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 216 में लिखा है उच्च न्यायालय का गठन। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझेगा और राष्ट्रपति करेगा उच्च न्यायालय का गठन, है ना। और राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश रख के। अगला है अनुच्छेद 217। 217 में उच्च न्यायालय के पद में नियुक्ति हेतु दशाएं बताई गई है। तो उच्च न्यायालय
न्यायालय के पद में नियुक्तियां कैसी क्या होगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाएगी मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीश की, उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय में कार्यवाही कैसी क्या रहेगी और उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और उच्च न्यायालय की कार्यवाही कैसी क्या रहेगी, पहले क्या कार्यवाही होगी उसके बारे में बताया गया। अगला अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना होगा, तो एक राज्य जितना बड़ा होगा उसका क्षेत्राधिकार वहां तक के का होगा, यह बताया गया है ना। अगला अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालय को रिट, तो उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है दोस्तों। उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने का इसको वो दिया गया। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों को 5 प्रकार की रिट जारी करने का आदेश यानी रिट जारी करने की शक्ति देता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 226 याद रखना है। 5 प्रकार की रिट कौन सी है आप लोग पढ़ लेना। 5 प्रकार की रिट कौन सी है, हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है। 5 प्रकार की रिट है ना। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो क्या होता है, अनुच्छेद 32 संविधान में पढ़ोगे आप, अनुच्छेद 32 यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है। एक होती है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडामस, तीसरा होता है मैंडामस, तीसरा होता है क्वा वारंटो, चौथा होता है प्रतिषेध और 5वां होता है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है हाई कोर्ट को, है ना। हाई कोर्ट को याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति रखता है। तो उच्च न्यायालय जो है राज्य के जितने भी जिले में न्यायालय है उन सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति यानी उनके फैसले को बदलने की, उनके फैसले को सुनने की शक्ति रखता है और इसका फैसला उन लोग को मानना पड़ेगा। इसका ही मतलब है अधीक्षण, यानी उच्च न्यायालय ऊपर है, बाकी सब जिलों के न्यायालय से उच्च न्यायालय ऊपर है, यह बताया गया, उसकी शक्ति के बारे में बताया गया। अगला है अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। मान लो कोई नया राज्य बना है और वहां उच्च न्यायालय नहीं है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है दोस्तों, है ना। यह अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, तब तक वो अगला वाला राज्य खुद का उच्च न्यायालय का गठन ना कर ले, तब तक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय, उसे संयुक्त यानी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 214 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है उच्च न्यायालय का गठन 216 इंपॉर्टेंट है। रिट जारी करने की शक्ति वाला इंपॉर्टेंट है 226 रिट जारी करने की, है ना, रिट जारी करने की, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है, इतने याद रखना है बस। इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे और कुछ बचा के देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, क्या आप जानते, तो हम नहीं जानते कुछ भी, हम पढ़ेंगे। राज्य के मुख्य न्यायाधीश को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों, है ना, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सबको वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के 1 में है, 266 के 1 में है दोस्तों। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनको पेंशन जो है केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। 2 टाइप की संचित निधि है दोस्तों, एक राज्य सरकार की संचित निधि है और एक केंद्र सरकार की संचित निधि है, जिसमें केंद्र का पैसा जमा होता है और राज्य सरकार में राज्य का धन दौलत जमा होता है ना। तो क्या बोला है यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। मैंने बता दिया संचित निधि का अनुच्छेद 266 के 1 में संचित निधि के बारे में बताया गया, पढ़ लेना आप लोग। इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को डिटेल में डिस्कस किए दोस्तों। यहीं से एक आध क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, या एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, यदि मेंस में आते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं वनडे एग्जाम के हिसाब से पूरे डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। तो जो भी एग्जाम हो सब में काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम पढ़ने वाले पंचायती राज एवं नगरीय निकाय। धन्यवाद।